आप सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं प्रयागराज घूमने आया हूं। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको प्रयागराज घूमने के साथ साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी प्रयागराज घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, होटल और धर्मशाला कहाँ लें, क्या रेट है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि यहां जाने की सही समय क्या है। वीडियो के आखिर में बात करेंगे कंप्लीट बजट की, यानी प्रयागराज घूमने में कुल खर्चा कितना होगा। तो प्रयागराज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रयागराज के दर्शनीय जगहों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग भैया जी, और आप सभी का एक नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद भारत के लगभग सभी समुदायों के लिए एक पवित्र शहर है। हिंदुओं के लिए अनगिनत मंदिर, त्रिवेणी संगम और यहाँ स्थित अक्षयवट आस्था और देवत्व के स्रोत के रूप में काम करते हैं। यहाँ खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई मस्जिदें भी हैं। ये शहर विभिन्न कारणों की वजह से बेहद मशहूर है। उनमें से एक है यहाँ की 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक, इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेंगी। चलिए आपको फिर यहाँ की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताते हैं। मशहूर जगहों के बारे में बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो प्रयागराज उत्तर रेलवे द्वारा भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपने शहर से आसानी से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। कोलकाता, वाराणसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई जैसे कई शहरों से नियमित रूप से यहाँ ट्रेनों का संचालन होता रहता है। अगर आप ट्रेन का चुनाव करते हैं तो यहाँ पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। बात करें दूसरे विकल्प यानी सड़क मार्ग से, तो सड़क मार्ग द्वारा भी प्रयागराज भारत के राज्यों से और शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी आप आसानी से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बांदा, चित्रकूट जैसे शहरों से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की नियमित बसें चलती रहती हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें किराया भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। इससे आप आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में 2 बस अड्डे हैं, जिसमें से खास है सिविल लाइंस वाला। अगर आप बस द्वारा ट्रैवल करते हैं तो कोशिश कीजिए आप सिविल लाइंस वाले बस अड्डे पर ही उतरें। वहाँ से बाकी जगह जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा, बस वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो प्रयागराज का निकटतम हवाई अड्डा शहर से 12 किलोमीटर दूर बमरौली में स्थित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों से नियमित घरेलू उड़ान संचालित होती रहती हैं। आप यहाँ वाराणसी या लखनऊ से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट प्रयागराज के सबसे नज़दीक पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रयागराज पहुंचने के बाद रुकने की क्या व्यवस्था है। तो प्रयागराज में अगर आप सिविल लाइंस में होटल या धर्मशाला लेते हैं तो वहां आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये शहर का मेन टूरिस्ट स्पॉट है, यानी मेन मार्केट यही है। तो यहाँ पर आपको होटल ज़्यादा महंगे मिलेंगे, जबकि धर्मशाला यहाँ पे ना के बराबर है। नॉर्मल डेज में भी आपको सिविल लाइंस में होटल 1200 से 1500 रुपए के रेंज में मिलेंगे, जबकि आप उससे अगर बाहर निकलते हैं तो वही होटल आपको 800 से 1000 रुपए में मिल जाएगा, जबकि बाहर धर्मशाला जो है 500 से 700 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। बात करें प्रयागराज में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो ये धार्मिक नगरी होने के बावजूद भी यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो 150 से 200 रुपये, अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपये के बीच में आपका एक वक्त का खाना आराम से हो जाएगा।
प्रयागराज शहर में खाने के लिए होटल से लेके स्ट्रीट फूड सभी तरह के खाने आपको मिल जाएंगे। सुबह का नाश्ता आप दही जलेबी के साथ कर सकते हैं, जबकि यहाँ ईटॉन की बिरयानी बहुत फेमस है, जिसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये तो हुआ कि आप प्रयागराज कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुकना चाहिए और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने के लिए क्या ऑप्शन है। तो आप अपने दिन की शुरुआत त्रिवेणी संगम से कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज सिविल लाइन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का मिलन होता है, लेकिन आज सरस्वती नदी सूख जाने के कारण त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना नदी का ही संगम देखने को मिलता है। आपको सिविल लाइन से त्रिवेणी संगम जाने के लिए ऑटो, बैटरी रिक्शा आसानी से मिल जाएगी, जो 20 से 25 रुपये एक सवारी लेते हैं और आपको वहां पहुंचा देते हैं। त्रिवेणी संगम पहुंचने के बाद आपको कुछ रास्ता पैदल तय करना पड़ सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। संगम में बहते पानी का मनोरम दृश्य देखकर मन को शांति मिलती है। साथ ही प्रयागराज संगम में पैसे देकर आप नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नौका विहार वाले आपसे 150 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पे संगम होता है, यानी तीनों नदियों का मिलन होता है। तो वो नदी के बीचों बीच है, जहाँ आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और साथ ही वहाँ स्नान करने के लिए भी जगह बना हुआ है, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं और साथ में पूरी गंगा नदी के दर्शन करते हुए आप वापस आ सकते हैं। संगम घूमने और नहाने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास यह जगह घूमने के लिए पर्याप्त समय हो। एक बार जब आप संगम घूम लेते हैं तो संगम के ठीक बगल में ही इलाहाबाद फोर्ट है, जिसे आप देखने जा सकते हैं। प्रयागराज का किला मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1583 में बनवाया गया था। यह किला गंगा और यमुना नदी के संगम के तट पर बना हुआ है। किले को 4 भागों में निर्मित किया गया है, जिसमें अलग अलग भागों में रहने हेतु भवन का निर्माण कराया गया है। पहले इस किले को प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ के अवसर पर ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता था, लेकिन भारत सरकार के पहल के कारण और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की वजह से अब ये डेली खुला रहता है। किला घूमने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, यहाँ आप आसानी से निःशुल्क घूम सकते हैं। हालांकि किले का आज भी ज़्यादातर हिस्सा आर्मी के कंट्रोल में है, जिसे पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। इस किले का कुछ ही हिस्सा खुला हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसको देखने में आपको आधा से 1 घंटा लग सकता है। किले के अंदर जाने का रास्ता। इलाहाबाद किला घूमने के बाद आप अशोक स्तंभ देख सकते हैं। प्रयागराज किले के मुख्य द्वार पर ही स्थित 10 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। अशोक स्तंभ का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। अशोक स्तंभ के बाहरी दीवारों पर ब्रह्म लिपि में अशोक के शिलालेख अंकित हैं। संगम तट पर ही एक और दर्शनीय स्थल है, वो है अक्षयवट। अक्षयवट प्रयागराज में यमुना तट के अकबर के किले के अंदर स्थित है। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के चलते वर्तमान समय में अकबर के किले में स्थित इस वट वृक्ष की पूजा अर्चना करना यहाँ आने वाले तीर्थयात्री नहीं भूलते हैं। अकबर के किले में सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते लोगों को इस वट वृक्ष के दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में अक्षयवट का दर्शन सबके लिए सुलभ हो गया है। यहाँ आपको महाराज प्रयागराज की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। प्रयागराज वही है जिनके नाम पर इस शहर का नाम प्रयागराज रखा गया। संगम तट पर ही एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लोग लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के नाम से जानते हैं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में विराजमान है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गंगा में स्नान करके भक्तों को सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाना होता है। मंदिर परिसर में ही भगवान राम और माता सीता का एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। वहीं ठीक बगल में आपको
भगवान शिव, भगवान शंकर की भी एक छोटी सी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आलोपी देवी मंदिर जा सकते हैं। आलोपी देवी मंदिर पवित्र संगम के किनारे स्थित श्रद्धालुओं का दर्शनीय मंदिर है। यह मंदिर आलोपी बाग में स्थित है। आलोपी मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति न होने से भारत में यह मंदिर सबसे खास माना जाता है। मंदिर में केवल एक लकड़ी का रथ रखा है जिसकी पूजा की जाती है। संगम तट ही घूमने में और बाकी सारे दर्शनीय स्थलों को देखने में आपका पूरा समय या दिन निकल जाएगा। तो आप शाम को वापस अपने होटल आ जाइए, विश्राम कीजिए, डिनर कीजिए और अगले दिन सुबह की तैयारी कर लीजिए। तो अगले दिन की शुरुआत आप अल्फ्रेडो पार्क से कर सकते हैं। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में स्थित भारत की आज़ादी की याद दिलाता है। अल्फ्रेड पार्क को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद बाग और कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में स्थित यह सबसे बड़ा पार्क है। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की गई है। 1931 में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद इसी पार्क में शहीद हो गए थे। अल्फ्रेड पार्क सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए आपको 5 रुपये का एंट्री शुल्क भी देना पड़ता है। पार्क घूमने के बाद आप इलाहाबाद म्यूजियम भी जा सकते हैं जो पार्क के अंदर ही स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय के सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते ही शीशे के केस में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कोल्ट बेक 12 बोर की पिस्टल रखी है। क्रांतिकारियों ने नाम दिया था बतमूल बुखारा। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी पिस्तौल से अंग्रेज पुलिसकर्मी के हौसले पस्त किए थे। इसके अलावा गांधी जी का चरखा, नमक आंदोलन के दौरान समुद्र किनारे बनाए गए नमक का एक टुकड़ा भी यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। आज़ादी की कुछ निशानियां देखना चाहते हैं तो आप प्रयागराज म्यूजियम जा सकते हैं। म्यूजियम देखने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है जिसका मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया गया है। म्यूजियम के बाहर ही आपको कई तोप देखने को भी मिलती हैं। अल्फ्रेड पार्क और म्यूजियम घूमने के बाद आप आनंद भवन जा सकते हैं। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक भवन है जिसे पहले मूल रूप से स्वराज भवन के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक इमारत का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने 1926 में करवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से यह भव्य भवन देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। 2 मंजिला बना आनंद भवन भारत की आज़ादी का गवाह है। आनंद भवन भारत की आज़ादी के समय से बहुत से स्वतंत्र सेनानियों का गढ़ था। इंदिरा गांधी ने इस भवन को 1970 में भारत सरकार को दान दे दिया था। आज के समय में भारत सरकार के पास इस ऐतिहासिक इमारत की देखरेख की जिम्मेदारी है। आनंद भवन घूमने के लिए साधारण सा प्रवेश शुल्क लगता है। आनंद भवन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घूमने के लिए खुला रहता है। आप अपने दिन का अंत या अपने ट्रिप का अंत खुसरो बाग घूमकर कर सकते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। खुसरो बाग का प्रयागराज लूकरगंज में स्थित मुगल वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है। बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित खुसरो बाग और बगीचे में लगे हरे अमरूद के पेड़ पौधे और गुलाब के फूल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खुसरो बाग में अमरूद को विदेशों में खाने के लिए निर्यात किया जाता था। खुसरो बाग का नाम जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो के नाम पर रखा गया था। इस बाग में खुसरो और उसकी मां तथा बहन का मकबरा बना हुआ है। यहाँ घूमना बिल्कुल फ्री है और आपको किसी तरह का शुल्क अदा नहीं करना पड़ता। खुसरो बाग भी काफ़ी दूर में फैला हुआ है तो यहाँ भी आपको घूमने में समय लग सकता है। अगर आप दोपहर के समय जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखिए। शाम के समय यहाँ घूमना ज़्यादा अच्छा है।
इसके अलावा भी प्रयागराज में घूमने वाली बहुत सी जगहें हैं। अगर आपके पास समय की कमी नहीं है तो आप सेंट कैथेड्रल चर्च, मनकामेश्वर मंदिर और जवाहर तारामंडल को भी शामिल कर सकते हैं। फिलहाल प्रयागराज घूमने के लिए आपको 1 रात और 2 दिन पर्याप्त समय है, जिसमें आप सभी जगहों को आसानी से घूम लेंगे। अब बात करते हैं कुल खर्चे की। तो 1 रात रुकने का खर्च 1000 से 1200 रुपये और 1 रात और 2 दिन का खाने का खर्च 1000 से 1200 रुपये। इसके साथ आपको घूमने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो मात्र 500 रुपये आएगा, जिसमें ऑटो वाले आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 20 से 25 रुपये लेते हैं। तो सारी जगहें आप आसानी से 400-500 रुपये के अंदर घूम सकेंगे। यात्रा के दौरान आपको कई जगह घूमने के लिए एंट्री टिकट भी लेना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ के एंट्री चार्जेस बहुत कम है और बहुत कम ही जगह है जहाँ पे एंट्री चार्जेस लिए जाते हैं। तो आपकी एंट्री चार्जेस भी टोटल करेंगे तो 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह अगर टोटल करेंगे तो आपका कुल खर्चा 2500 से 3000 रुपये के अंदर ही आएगा और आपका 1 रात और 2 दिन में पूरा प्रयागराज घूमने का प्लान पूरा हो जाएगा। अगर आप कुंभ या अर्ध कुंभ के समय आते हैं, जो कि 12 साल और 6 साल बाद प्रयागराज में कराया जाता है, उस समय आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है। तो अगर आप उस समय आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने बजट में 1000 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, क्योंकि उस समय ऑटो वाले भी ज़्यादा चार्ज करते हैं और होटल्स के रेट भी बहुत महंगे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त यार फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।